मैक्स वेबर ने नौकरशाही संरचना के प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष पर ही विशेषतः जोर दिया है, जैसे स्पष्टता, निश्चितता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, दक्षता आदि। यहाँ इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए कि नौकरशाही संगठन अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति कहाँ तक असफल रहता है, उसकी सीमाएं क्या है। वेबर के नौकरशाही संगठन की कुछ आलोचनाएं हैं, जिनमें रॉबर्ट के मर्टन ने नौकरशाही के दुष्प्रभावों या अकार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आपने वेबलिन की एक अवधारणा अप्रशिक्षित अयोग्यता, बेरी के विचार, व्यावसायिक मनः संताप तथा वार्नाट की अवधारणा व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए नौकरशाही के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला है। पहला है प्रशिक्षित अयोग्यता। मर्टन ने बताया कि प्रशिक्षित अयोग्यता का तात्पर्य मामलों की उस दशा से है जिसमें किसी अधिकारी की योग्यताएं या क्षमताएं उसकी कमियों के रूप में कार्य करती है। क्रियाएं जो प्रशिक्षण तथा निपुणता पर आधारित थी और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका, आज की बदली हुई परिस्थितियों ने अनुपयुक्त अनुक्रिया के रूप में प्रकट हो सकती है। नंबर 2 है व्यावसायिक मनः संताप। मर्टन ने डेवी द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मनः संताप की अवधारणा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय एवं कार्य के प्रति मानसिक संताप होने लगता है। वर्नाट इस स्थिति के लिए व्यावसायिक विकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही में नियमों का कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की संरचना में अति अनुरूपता उत्पन्न हो जाती है। अतः नवीन परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाती। इससे दक्षता घटती है तथा अयोग्यता बढ़ती है। नंबर 4 है लचीलेपन का अभाव। दक्षता को लागू करने में अधिकारी में लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक असामंजस्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि कार्य को निपटाने या समस्याओं को हल करने में अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखता है और नवीन बदली हुई दशाओं में, जिन्हें वह काफ़ी मात्रा में नवीन या परिवर्तित स्वीकार नहीं करता, उसका भूतकालीन प्रशिक्षण उसे गलत तरीकों या कार्यप्रणाली को अपनाने को बाध्य करता है। उसका प्रशिक्षण उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या असमर्थता बन जाती है। नंबर 5 है साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल। नौकरशाही संगठन का एक अन्य दुष्परिणाम यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत अधिकारी कालांतर में नियमों का पालन इस सीमा तक करने लग जाता है कि जो नियम किसी समय साधन के रूप में थे, धीरे धीरे वे ही स्वयं लक्ष्य या साध्य बन जाते हैं। यहाँ लक्ष्यों का स्थान साधन ले लेते हैं। नंबर 6 है लकीर का फकीर। अनुशासन, जिसका तात्पर्य नौकरशाही संरक्षण से नियमों के अनुसार कार्य करने से है, समय के साथ साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रख पाता। अन्य शब्दों में वह लकीर का फकीर बन जाता है। वह बदली हुई परिस्थितियों में सुगमता से अनुकूलन करने के अयोग्य हो जाता है। नंबर 7 है लाल फीता शाही। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी
औपचारिकता में इतना उलझ जाता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके साधनों पर ज़्यादा जोर देने लगता है। यही उसकी लाल फीताशाही सामने आती है। उसकी प्रत्येक क्रिया नियमों से इतनी अधिक और इस प्रकार बंधी होती है कि वह अपने अधीन अपने पर आश्रित लोगों की सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। नंबर 8 है औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकताओं के निर्वाह पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन औपचारिकताओं के कारण समय और धन तो बर्बाद होता ही है, कार्य की गति भी धीमी हो जाती है। एक प्रभावशाली नौकरशाही में नियमों के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग की जाती है। औपचारिकता का परिणाम यह होता है कि ये सामान्य नियम उन विशिष्ट परिस्थितियों में अनुकूलन संबंधी बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सामान्य नियमों के निर्माण के समय भविष्य में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों के संबंध में सोचा भी नहीं गया था। नंबर 9 है अकुशलता। नौकरशाही में वे तत्व जो सामान्यतः कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विशिष्ट मामलों या उदाहरणों में अकुशलता उत्पन्न करते हैं। नौकरशाही संगठन से संबंधित अधिकारी इस कमी या अपर्याप्तता को नहीं समझ पाते और नियमों का जो अर्थ वे स्वयं लगाते हैं उससे वे सदैव चिपके रहते हैं। ये नियम धीरे धीरे उपयोगी सिद्ध होने के बजाय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। नंबर 10वां है नीरसता। नौकरशाही तंत्र में औपचारिकता और नियमबद्धता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि ये जीवन को नीरस बना देती है। इसमें व्यक्ति यंत्रवत कार्य करता है। इसमें कार्य के नियमानुसार होने से कार्य की गति धीमी पड़ जाती है। इसमें स्वतंत्रता, उत्साह तथा आगे बढ़कर कार्य करने की भावना दब जाती है। इसमें पहल शक्ति, प्रयोग एवं नवीनता का अभाव पाया जाता है। नंबर 11 है विरोधाभास से परिपूर्ण। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत में कुछ विरोधाभास है। उदाहरण के रूप में तकनीकी दृष्टि से एक विशेषज्ञ जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक वैज्ञानिक आदि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक अधिकारी से अपने को किसी भी रूप में छोटा या नीचा नहीं मानेगा और उसके आदेश का कठिनता से ही पालन करेगा। कई बार यह विवाद चल पड़ता है कि एक विशेषज्ञ को बड़ा माना जाए या नौकरशाही संबंधित एक अधिकारी को। ऐसी विवादास्पद स्थिति में संगठन की कार्यकुशलता कई बार बढ़ाने के बजाय घट जाती है। नंबर 12 है शोध पर आधारित नहीं। वेबर की नौकरशाही का कोई गवेषणात्मक आधार नहीं है। नौकरशाही संबंधी उनके विचार उपकल्पना के रूप में है। नौकरशाही के जिस आदर्श प्रारूप की बात वेबर ने की है, यदि किसी संगठन द्वारा उससे संबंधित सभी विशेषताओं को अपना लिया जाए तो भी ये आवश्यक नहीं है कि नौकरशाही संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी ही। इसका कारण यह है कि वास्तव में संगठन की कार्यकुशलता का निर्धारण कुछ विशेष प्रकार की संगठनात्मक स्थितियों द्वारा होता है, जैसे कार्यकर्ताओं का तकनीकी स्तर, संगठन के उद्देश्य या लक्ष्य एवं संगठन का सामाजिक वातावरण। नंबर 13 है विभागवाद। नौकरशाही में अलग अलग कार्यों के संचालन हेतु अलग अलग विभाग होते हैं। ये विभाग अपने को दूसरे विभागों से स्वतंत्र एवं पृथक तथा अपने अधिकार क्षेत्र को अपना साम्राज्य समझने लगते हैं। फलस्वरूप संपूर्ण संगठन टुकड़ों में बंट जाता है और किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए व्यक्ति इन विभागों में ही उलझा रहता है। नंबर 14 है रूढ़िवादी। नौकरशाही ने परंपरागत ढंग से कार्य संपन्न किया जाता है। उनकी एक निश्चित भाषा शैली होती है। प्रतिदिन एक ही प्रकार का कार्य करने से अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न होती है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि नौकरशाही में हर जगह निषेधात्मक मनोविज्ञान, जिसका झुकाव निरंतर निषेधों की ओर होता है, को महत्व दिया जाता है, क्योंकि कर्मचारी इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार वेबर की नौकरशाही की आलोचनात्मक व्याख्या है। धन्यवाद।